क्या आपने कभी तैरने वाला शहर देखा है? नहीं देखा तो आज जरूर देख लेंगे। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है आइकन ऑफ द सीज, जो अपने आप में ही एक आइलैंड है। आज के समय हम लोग वेकेशन मनाने के लिए मालदीव जैसी जगहों पर जाते रहते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा क्रूज शिप है जहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी शिप पर मौजूद हैं। इसीलिए हम इसको आज के समय चलता फिरता शहर बुला रहे हैं। आपने फ्लोटिंग सिटीज के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, लेकिन इसकी एक झलक आपको इस क्रूज शिप में नजर आएगी। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस शिप के अंदर इंटरनेट की भी सुविधा है। इसके अलावा वाटर पार्क, 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट और न जाने क्या कुछ इस क्रूज शिप पर मौजूद है। अगर आपको लगता है कि जमीन पर किसी स्ट्रक्चर को तैयार कर पाना मुश्किल है, तो अब जरा आप सोचिए कि समंदर के ऊपर किसी भी चीज को कैसे बनाया जाता होगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी क्रूज शिप के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इसे किस तरह से बनाया जा रहा है और क्यों लोग आज के समय में इसे टाइटैनिक का भी बाप कह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको हम मोटा मोटा बताएं तो इस पूरे क्रूज शिप की लंबाई 365 मीटर है, जिसके अंदर 2800 से भी ज्यादा कमरे और 22 एलिवेटर मौजूद हैं। अगर हम इस शिप को टाइटैनिक से कंपेयर करें तो ये क्रूज शिप टाइटैनिक से लगभग 5 गुना बड़ा है। इसके अलावा अगर हम दोनों जहाजों के वजन की बात करें तो आइकन ऑफ द सीज इस मामले में भी टाइटैनिक को काफी पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है। पेरिस में मौजूद एफिल टावर से भी ये क्रूज शिप तकरीबन 35 मीटर ऊंचा है। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो वंडर ऑफ द सीज के पास दुनिया के सबसे लंबे जहाज का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन 2024 के आते आते आइकन ऑफ द सीज वंडर ऑफ द सीज को रिप्लेस करके दुनिया की सबसे लंबी ऑपरेटिंग शिप बन चुकी होगी। जी हाँ, इस विशाल क्रूज शिप के कंस्ट्रक्शन का काम लगभग 2.5 साल तक चला और इसे बनाने का काम यूरोप की सबसे फेमस शिप बिल्डर कंपनी ने किया है, जिसका नाम मेयर टुर्कू शिपयार्ड है, जो फिनलैंड के टुर्कू में मौजूद है। इस शिप के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू करने से पहले इसके डिजाइन की अच्छे से टेस्टिंग करी गई थी, जिसे अंजाम दिया गया था मियामी के रॉयल कैरिबियंस हाईटेक इनोवेशन लैब द केव के अंदर, जो कि एक तरह की वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर है। यहाँ पर इस शिप को बनाने वाली टीम ने इसके पूरे डिजाइन को अच्छे से विजुअली देखा और हर एंगल से शिप की जांच करी गई थी। यहाँ पर सब कुछ जब फाइनल हो गया, तब फिनलैंड में इस शिप को बनाने का काम शुरू हुआ। यहाँ पर आपको जानकर दिलचस्पी होगी कि जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था, तब एक सेरेमनी हुई थी जिसे काफी लंबे समय से किसी भी जहाज को बनाने से पहले किया जाता है। इस तरह की सेरेमनी में सबसे पहले स्टील कटिंग सेरेमनी की जाती है और फिर इसके बाद की लेइंग सेरेमनी करी गई। इस सेरेमनी को एक ड्राई डॉक जगह पर किया गया था, जिसके बाद में पानी से भर दिया गया। और दोस्तों, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि स्टील कटिंग सेरेमनी में आखिर होता क्या है। जहाज को बनाने के लिए जो स्टील का इस्तेमाल होता है उसे शुरुआत में कट किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब कील लेइंग सेरेमनी किया गया था, तब जहाज के निचले हिस्से को उसकी जगह पर लगाया गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इस सेरेमनी के अंदर ही 30,000 टन से भी ज्यादा वजन की क्रेन का इस्तेमाल करके शिप के एक बड़े हिस्से को उठाकर डॉक वाली जगह पर लाया गया था और फिर यहां से इसे बनाने का काम शुरू हुआ। इस पूरे जहाज को एक साथ न बनाते हुए इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह पर बनाया गया, जैसे कि इसमें मौजूद 2800 स्टे रूम को अलग अलग ब्लॉक पर ले जाकर बनाया गया था और फिर इन्हें यहां से ले जाकर शिप में इंस्टॉल किया गया। इंस्टॉलेशन से हमारा यहाँ पे मतलब है कि इन सभी हिस्सों को शिप के अंदर वेल्डिंग की प्रक्रिया से मजबूती से जोड़ दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में क्रेन का इस्तेमाल किया गया और एक एक करके सभी हिस्सों को डॉक किया गया। अगर आपने कभी स्काई स्क्रैपर को बनते हुए देखा है तो इसका पूरा प्रोसेस नीचे से लेकर ऊपर की तरफ किया जाता है, यानी कि पहले इसका बेस बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और इसके पूरे स्ट्रक्चर में कंक्रीट जैसे पदार्थ का इस्तेमाल होता है। लेकिन आइकन ऑफ द सीज को ज्यादातर स्टील और कर्व्ड स्टील मेटल की मदद से बनाया जाता है। इस मटेरियल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इसकी मदद से आसानी से इतने बड़े और हैवी प्रोजेक्ट्स को बनाया जा सकता है।
दोस्तों, अगर बात करी जाए इसके कंस्ट्रक्शन की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इसके किसी भी हिस्से को बनाने में आई है तो वो है इसमें मौजूद एक्वा डोम, जो कि ग्लास और स्टील से बनाया गया है और ये तकरीबन 25 मीटर ऊंचा है और 50 मीटर चौड़ा है। आज तक किसी भी क्रूज शिप पर इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, जो अपने आप में ही काफी बेमिसाल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का भारी स्ट्रक्चर अगर शिप पर मौजूद होगा तो ये शिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काफी फर्क डालता है और तो और इससे जहाज की स्टेबिलिटी पर भी काफी असर पड़ता है। इसे बनाने से पहले इंजीनियर ने काफी टेस्ट किए थे और इंश्योर किया गया कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन भी सकता है या फिर नहीं। इसके अंदर एल्यूमिनियम, ग्लास और स्टील जैसे पदार्थ को एक साथ जोड़ा गया। इसके अंदर कुल मिलाकर 673 ग्लास पैनल्स मौजूद हैं। इस डोम का जब राउंड शेप वाला हिस्सा बनकर तैयार हुआ तब इसके अंदर एक स्पेशल तरह की रिंग को लगभग 500 मीटर लंबी सस्पेंशन केबल की मदद से फिट किया गया। ये इतना बड़ा टास्क था कि इसके फाइनल हिस्से को बनाने में ही लगभग 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद तकरीबन 8 महीने का समय लगता है और इस विशालकाय जहाज को बनाने में, जहां पर इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह से लाकर एक साथ जोड़ा गया। दोस्तों, जब इस जहाज का बाहरी हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया तब इसके अंदर फर्नीचर और बाकी चीजों को इंस्टॉल करने के लिए इसे इस ड्राई डॉक से ले जाकर एक दूसरे आउटफिटिंग डॉक तक लाया गया। लेकिन इतने बड़े शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तकलीफ तो काफी होती है। इसके लिए सबसे पहले जहां पर शिप पहले से मौजूद थी वहां पर पानी भरा जाता है और फिर 5 टग बोट्स का इस्तेमाल करके इसे आगे की तरफ खींचा गया। सारा काम पूरा करने के बाद जब फाइनली इस शिप की टेस्टिंग होती है तब इसे समंदर में उतार दिया गया था, जहां पर इंजन से लेकर हर एक चीज की जांच की गई थी। दोस्तों, जब इसका पहला ट्रायल किया गया तब इसने लगभग 100 किलोमीटर तक का सफर किया था और ये पूरा का पूरा ट्रायल लगभग कुछ दिनों तक चला। अब इतने बड़े, महंगे और भारी भरकम जहाज की टेस्टिंग तो बढ़िया तरीके से होनी ही थी, वरना कल को टाइटैनिक जैसा हादसा इस जहाज के साथ भी हो सकता है। इस जहाज पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ कैरी किया जा सकता है। तो ऐसे में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब ये क्रूज शिप काफी लंबे समय तक पानी में रहेगी तो इस क्रूज शिप पर लाइट की फैसिलिटी कहां से दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक ग्रिड तो नहीं लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस क्रूज शिप के अंदर 6 मल्टी फ्यूल इंजन लगाए गए हैं और अगर बात करी जाए इसके अंदर किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक तरह का क्रूज शिप है जहां डीजल के बजाय लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है और फिर जैसे ही इसे किसी पोर्ट के पास लेकर आया जाता है तब वहां के लोकल इलेक्ट्रिक ग्रिड से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह के बड़े शिप को ऑपरेट करने के लिए तरह तरह के बड़े पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के समय में दुनिया में ऐसे कम ही पोर्ट्स मौजूद हैं जो इस तरह के बड़े जहाज को शरण दे सकें या फिर जहां इनकी देखभाल करी जा सके। लेकिन जैसे जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है वैसे वैसे आने वाले समय में हमें कुछ नए पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जिनकी क्षमता काफी ज्यादा होगी। इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।